वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन पे और हमारे साथ एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं फरहीन बात कर रही हूँ कराची से। जी फरहीन, कैसी हैं? सब ठीक ठाक है? जी सब ठीक है। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान बस सख्त से गुजर रहा है क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि आप मैंने आपसे ये कहना था कि किसी ऐसे मतलब कोई ऑर्थोपेडिक या किसी इस तरह के डॉक्टर को बुलाएं जो फाइब्रोमाइल्जिया पे कोई शो करें। फाइब्रोमाइल्जिया पे शो करें, ठीक है। कुछ पूछना चाह रही है फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में? वैसे जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मतलब मुझे ना 4 माह पहले डेंगू बुखार हुआ था और उसके बाद से फाइब्रोमाइल्जिया स्टार्ट हुआ है, मस्कुलर पेन ना, तो वो मुस्तकिल मेरे बाजू में, टांगों में, और इसमें ना वो फाइब्रोमाइल्जिया से रिलेटेड ये सारा वो बस चल रहा है कि वो कभी किसी जॉइंट में दर्द होता है और वहाँ से दर्द किसी जॉइंट में। तो मैं ये आपसे कहना चाह रही थी कि कोई ऑर्थोपेडिक आए आपके पास तो फाइब्रोमाइल्जिया पे जरूर करें, मस्कुलर पेन पे ना कोई शो जरूर करें। चलें जी, ठीक है जी, हम इस पे जरूर बात करेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैंने फोन रख दिया, मैं कल पूछूं उनसे एडिक्शंस के बारे में कुछ। चलें जी, कमिंग बैक। अच्छा, कुछ लोगों को इनकी केस से मुझे जहन में आया कि कुछ लोग इसी तरह का उनको पेन कांस्टेंट होता रहता है तो फिर मॉर्फिन टाइप उनको पेन किलर्स दिए जाते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग जो पेन किलर्स होते हैं जो हर एक को नहीं देते, और ऐसे ओवर द काउंटर मिलती भी नहीं है चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के पास बड़ी चालाक तरीके हैं निकलवाने को, निकाल लेते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। तो अब मुझे बताइए कि इसकी एडिक्शन कैसी है? ये अंदर से ये भी डिस्ट्रॉय करती है या सिर्फ एक पेन किलर है, छोड़ो कुछ नहीं कहता? नहीं, देखिए मॉर्फिन तो एक ओपियम जिसको हम अफीम की फैमिली से है, और जाहिर है कि उसकी एडिक्शन से वही सब अफेक्ट्स होते हैं। इनफैक्ट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग जो है एडिक्टिव सब्सटेंस होता है ये। और इसकी जो पेन किलर की जो इतना अच्छा ये पेन किल करता है, और ये इतनी ब्लेसिंग है मॉर्फिन, मैं कहती हूँ उन लोगों के लिए जिनको बहुत सिवियर पेन हो। लेकिन वो जो सिवियरिटी ऑफ पेन है ना, ये डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए इस केस में, मॉर्फिन देने के केस में, क्योंकि ये सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स को यूजुअली दी जाती है जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं। और हमें पता होता है कुछ जब वो गॉल ब्लैडर स्टोन और इस तरह के पेशेंट आते हैं, अक्यूट पेन जो होता है ना, जैसे कि बहुत सिवियर किस्म का पेन हो और वो बिल्कुल किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा, तो आपने एक इंजेक्शन उसका दे दिया, या फिर क्रॉनिकली अगर बहुत टाइम तक देना है तो ये सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है। उसके अलावा और कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं बनती कि जिसमें जो है वो आपने ज़रा बोनी पेन्स हुए या आपके बॉडी पेन्स हुए और आपने जो है ना वो मॉर्फिन या उस तरह की ड्रग्स आपने रेगुलरली यूज़ करनी शुरू कर दी। ओके अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि इस तरह के जब ड्रग एडिक्शन के लोग होते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग के क्या ऑप्शंस होते हैं? वही बांध के उनको अर्ज करवा के निकलवाना इस चीज़ से, या कोई और तरीका भी आ गया है? नहीं, देखिए ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारी ड्रग्स के ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि उसी ड्रग का एक्चुअली माइल्डर फॉर्म होते हैं। तो उनको हम दे के और आहिस्ता आहिस्ता करके विड्रॉल करवाया जाता है। और ये जो आप हाथ पैर बांधने की हम बात करें, ये कोई हर किसी के साथ नहीं किया जाता है। ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज विड्रॉल बहुत स्लोली कराया जाता है, पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो इस तरीके से विड्रॉल कराया जाता है। और इसलिए मैं कह रही थी कि हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो इस तरह के विड्रॉल्स में ज़रूरी होता है, और उसमें कोई टॉर्चर नहीं होता, कोई इस तरह नहीं होता कि आपको तकलीफ पहुंचाई जाएगी या आपको फिजिकली हार्म किया जाएगा। ऐसा कोई भी डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी नहीं करते। अच्छा, मारना पीटना करना पड़ता है? नहीं, मारना पीटना भी नहीं करना पड़ता है। अगेन डिपेंड, मारना पीटना तो इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं करना पड़ता है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन ज़रूर करनी पड़ती है। ये ऐसा हो सकता है कि वायलेंट हो रहा हो पेशेंट या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो फॉर द टाइम बीइंग उसको जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मारा पीटा जाता हो। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि जब ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाती है तो पोस्ट ट्रीटमेंट क्या केयर करनी चाहिए कि वो पेशेंट वापस ना इस तरफ माइल हो जाए? देखिए अगेन पोस्ट ट्रीटमेंट में कुछ दवाएं दी जाती हैं जिसके साथ पेशेंट को घर भेजा जाता है, और वो उसको ये आपको इंश्योर करना होता है घर के फैमिली
मेंबर्स को, इसीलिए फैमिली मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि पेरेंट्स हों या जो भी हों, फैमिली का कोई एक या दो बंदे जो है वो केयर करने वाले हों उस पेशेंट के, और फिर वो देखें कि रेगुलरली वो अपनी मेडिकेशंस को यूज़ कर रहे हैं या नहीं, और फिर रिलैप्स के कम से कम चांसेस करने के लिए वो पेशेंट को कम से कम ऐसे मौके दिए जाएं जिस पे वो फिर से वो चीज़ों को बाय कर सकें या उस चीज़ों से उनकी जो है वो। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को एक्ट ऐसे करना होता है जैसे हम पेशेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं और पेशेंट को हमने छोड़ दिया है ट्रस्ट के साथ, लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। हाँ। तो लेकिन पेशेंट को ये फील कराना कितना इम्पोर्टेंट है कि हम उस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरी है कि आप पेशेंट से को ये वो कराएं, क्योंकि देखिए इसके साथ बिहेवियरल इश्यूज भी बहुत सारे एसोसिएटेड होते हैं ना, कि वो पेशेंट का बिहेवियर और कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं यूजुअली, कि कोई ना कोई घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो इसकी तरफ जाता है। तो जाहिर है उनको भी टेक केयर करना और उन सोशल इश्यूज को भी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है कि हुआ हो, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। सही। अच्छा, अब हम लोग थोड़ी सी इसकी प्रोग्नोसिस की बात करते हैं। इस ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस क्या है और ये ट्रीटमेंट कुछ परमानेंट हार्म भी करता है? देखिए, परमानेंट हार्म तो जितना ड्रग करती है उतना तो कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है ना, तो रिस्क एंड बेनिफिट्स तो आपको वे करने होते हैं। तो अगर कोई आप उसको मेडिसिन दे भी रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए जिससे वो उसकी आदत ये छूटे और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है भी, तो वो उससे तो कम होगा यकीनन जितना कि वो ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है। तो वो तो एक बात है। दूसरा ये कि प्रोग्नोसिस अगेन डिपेंड करता है कि पहले ड्रग एडिक्शन में वो कितनी ले रहा था, किस क्वांटिटी में ड्रग ली जा रही थी, कौन सी ड्रग ली जा रही थी और कितने अरसे से वो ले रहा था, उस पर डिपेंड करता है प्रोग्नोसिस। बहुत सारे लोग जैसे जो दिन में 2-3 सिगरेट ही पीते हैं तो उनको छोड़ना बहुत आसान होता है और वो रिलैप्स के चांसेस भी कम होते हैं बनिस्बत उनके जो दिन में जो है वो 20 या 2 पैकेट्स भी सिगरेट पीते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हम लोग कभी बात कर रहे हैं मॉर्फिन की, कोकेन की, चर्स की, इन चीज़ों की एडिक्शन की। हमारे यहाँ जो एडिक्शन और भी बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है स्मोकिंग की एडिक्शन, टबैको की एडिक्शन, जो कि पान की फॉर्म में भी ली जाती है, स्निफ भी की जाती है और शीशा भी होता है उसकी फॉर्म में। फिर हमारे यहाँ पे और भी एडिक्शंस माशाल्लाह काफ़ी कॉमन है जिसमें गुटखा, पान छालियाँ आता है। तो ये सभी एडिक्शंस हैं। डेफिनेटली गुटखा तो बहुत ही जो है वो ख़तरनाक किस्म की एडिक्शन होती है। उसके अंदर बहुत टोबैको और जो उसके अंदर मटेरियल डला हुआ होता है इतना वो लो क्वालिटी और इतना बुरा होता है कि वो इंसान के जिस्म में कहाँ नुकसान पहुँचा रहा है वो भी हमें नहीं पता चलता। और अनफॉर्चुनेटली गुटखा के अफेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा बेसिक स्टडीज़ भी नहीं हुई हैं क्योंकि वो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत बाहर की कंट्रीज़ में। तो हमें ये भी नहीं पता होता कि उसका क्या कौन सा कॉम्पोनेंट आपके बॉडी के कौन से हिस्से को नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन ओरल कैंसर्स यानी मुंह के कैंसर्स होना, कहीं पर भी स्टमक और जीआईटी में कहीं पर भी कैंसर्स होना, ये उससे बहुत ज़्यादा कॉमन है गुटखे से। तो गुटखा तो एक बुरी चीज़ है ही। उसके साथ छालिया की भी हमें बात करनी चाहिए। छालिया लोग समझते हैं छालिया तो छालिया कोई बात ही नहीं। और ख़वातीन जो है ना वो इतना कॉमनली खा रही होती है घर में छालिया। और आपको पता है कि सबसे जो पहली उसकी साइन होती है, जो ख़वातीन छालिया खाती हैं वो ज़रूर ये चीज़ नोट करें कि क्या आपका मुंह पूरा खुलता है या नहीं, क्योंकि सबसे जो पहला साइन होता है ना वो आपका मुंह थोड़ा सा कम खुलता है, साइन होता है जो कैंसर की तरफ जा रहा होता है। बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो फौरन राइट अवे छालिया स्टॉप करें क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो अब उसका कैंसर होगा। सही। तो मतलब लोगों का ये कॉन्सेप्ट, और कभी कभी आर्ग्यू करना उनसे ऐसा लगता है जैसे आप जो है ना अपना सर जो है वो दीवार पे मार रहे हैं, क्योंकि उनका समझा के अरे खाली छालिया ही तो है, छालिया शुगर कोटेड छालिया में फ्लेवर डाला हुआ है, छालिया मीठी की हुई, खाली छालिया तो है, छालिया में है क्या, वो नहीं समझते हैं। बताते हैं उनमें से उसमें एक एंजाइम निकलता है और वो एंजाइम जो है वो कितना डेंजरस है हमारे पूरे स्पेशली ओरल टिश्यूज के लिए जहाँ पे सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। नहीं, इसको भी एडिक्शंस में ना बड़ा मुश्किल होता है लोगों की बातों को समझना। स्मोकर्स खास तौर पे आपने सुना होगा इस तरह कहते हैं कि मेरे दादा ने तो 50 साल स्मोकिंग की और माशाल्लाह 70 साल की उम्र उनकी हुई थी और जब वो डेथ हुई उनकी वो ठीक ठाक थे बिल्कुल, बस अचानक कैंसर से पता नहीं। लेकिन ऐसा होता भी है
है, बहुत सारे लोगों की आप एग्जाम्पल्स दे देंगे, वो लोग हाँ वो तो 80 साल के थे और सारी जिंदगी उन्होंने स्मोकिंग की, हमें भी फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी 40 साल के आप हैं, आप खुद स्मोकिंग करें, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं एक 80 साल के बूढ़े दादा की जिन्होंने पूरी ज़िंदगी स्मोकिंग की। तो मैं ऐसे पेशेंट्स को हमेशा अपने कहती हूँ, देखिए अगर 4 लोग 4th फ्लोर से छलांग मारेंगे ना तो 3 मर जाएगा, शायद 1 बच जाए, पता नहीं होता कौन सा बचेगा कौन सा मरेगा। तो बेहतर ये है कि छलांग ना मारी जाए। सही है। तो इसीलिए स्मोकिंग वगैरह जब भी आप करते हैं ना, आपको पता ही नहीं होता कि आप उसके विक्टिम होंगे ये लंग कैंसर्स के या नहीं होंगे, तो या आपकी वजह से कोई और हो जाएगा, या आपकी वजह से कोई और हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी एक चीज होती है। अच्छा, थोड़ी सी पान में भी जो चूना और कत्था और ये सब चीज़ें डली हुई होती हैं, लोग कहते हैं तो खाली पान, ऐसे हमने कोई तंबाकू थोड़ी डाला है, तंबाकू वाला पान थोड़ी खाते हैं हम, तो ये तो खाली पान है। तो जिसमें जो चूना और कत्था होता है ये इतनी को ख़तरनाक किस्म की चीज़ें हैं और इरिटेटिंग फैक्टर्स हैं, और जो चीज़ कंटिन्यूसली इरिटेट करती है हमारी बॉडी के अंदर की लेयर्स को, जैसे म्यूकोजा लेयर आती है ओरल म्यूकोजा, वो कैंसर इंड्यूस कराती है। और जितनी बार भी उनको ये बात समझाई जाए वो नहीं समझते और यूजुअली पान छालिया के बगैर बनते भी नहीं है। छालिया तो एक डेफिनेट उनका कंपोनेंट होता है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप उसको शुगर कोटेड भी कर दें, पान खा लेते हैं, है ना, उसमें भी शुगर कोटेड छालिया तो होती है ना। चलिए जी डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। वक्त हो गया जी नाजरीन एक और छोटी सी ब्रेक का, और एक्चुअली वक्त मैं आपको क्या बताऊं, ब्रेक तो नहीं है, प्रोग्राम ख़त्म होने का टाइम हो गया है, और हम लोग कल फिर वापस आएंगे एक और मज़े के इशू के साथ। आप भी जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू, और ईमेल एड्रेस आपको पता है healthymornings@health-tv.tv, healthymornings@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने का तरीका बहुत आसान है, आपने HM लिखा, स्पेस दी, अपना मैसेज टाइप किया, 150 अल्फ़ाबेट्स की आपके पास कैपेसिटी है, और आप सेंड कर दीजिए उसको 8888 पे। लेट मी रिपीट इट अगैन, HM स्पेस अपना मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8888। और आप प्रोग्राम के बीच में ऑन एंड ऑफ कॉल्स तो करते ही रहते हैं। कल हम फिर इंटरेस्टिंग इशू के साथ वापस आएंगे। डॉक्टर साहिबा अगैन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।